आज अपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। कल भी केंद्रक के बारे में पढ़ा था, जो बीच में रह गया था। आज अपने आगे से स्टार्ट करते हैं। तो अपने कल पढ़ रहे थे केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण में क्या पार्ट होते हैं? केंद्रक आवरण में कई पार्ट होते हैं, जैसे केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन, केंद्रिका वगैरह। तो अपने जो टॉपिक चल रहा था केंद्रक कला, केंद्रक कला कल भी मैंने आपको चित्र बना के समझाया था। आज बताते हैं केंद्रक कला में क्या होता है कि केंद्रक कला दोहरी होती है, दोहरी आवरण की होती है। ये मान लो केंद्रक है, ये केंद्रक। तो केंद्रक की कला होती है वो दोहरी होती है। इस प्रकार, और प्रत्येक केंद्र के अंदर क्या होता है? केंद्र के छिद्र पाए जाते हैं, केंद्र के छिद्र पाए जाते हैं। इस प्रकार केंद्रक होता है। केंद्रक भी क्या होता है कि ये ER से जुड़े रहते हैं, इससे जुड़े रहते हैं, ER से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो पेन केंद्र की जो बाहरी आकृति होती है बच्चों, वो क्या होती है? इस प्रकार की होती है, जो क्या होती है? ER से जुड़ी हुई रहती है। अब बाहरी कला के ऊपर मैंने कल भी बताया था कि जो बाहरी कला होती है वो करीब 75 एंगस्ट्रॉम चौड़ी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इतनी 75 एंगस्ट्रॉम। ये जो बाहर की कला है ये कितनी होगी? 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। जरूरी नहीं पूरी पूरी 75 हो, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, 80-90 के आसपास हो सकती है। और जो बाहरी जो कला होती है वो क्या होती है? रफ प्रकृति की होती है। क्या होती है? रफ प्रकृति की होती है, खुरदरी होती है, जिस पर क्या लगे रहते हैं? राइबोसोम चिपके रहते हैं। जिस पर क्या होते हैं? राइबोसोम चिपके रहते हैं। और इस कारण यह प्रोटीन का निर्माण करती है। जो ऊपर की परत होती है वो प्रोटीन के निर्माण में क्या होती है? सहायक होती है। प्रोटीन के निर्माण में क्या होती है? सहायक होती है। ये तो हुआ ऊपरी परत का काम। अब मैंने कल भी बताया कि जो एक होती है अंदर की परत, ये अंदर की परत है। ये यहाँ पर क्या होता है? बीच के अंदर एक केंद्रिका होती है। ये क्या होती है? केंद्रिका। जो अंदर की परत होती है बच्चों, ये चिकनी होती है, स्मूथ होती है। आंतरिक परत क्या होगी? आंतरिक परत स्मूथ प्रकृति की होती है, स्मूथ होती है। और इसके ऊपर कम से कम 300 एंगस्ट्रॉम मोटे रेशेदार समांगी पदार्थ पाए जाते
300 एंगस्ट्रॉम मोटे समांगी रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? समांगी रेशेदार पदार्थ, समांगी रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए ये यहाँ पर चिकनी होती है, और ये समांगी रेशेदार पदार्थ होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सघन पटल कहा जाता है। यहाँ की जो आंतरिक परत होती है उसे क्या कहा जाता है? सघन पटल। सघन पटल, सघन पटल कहा जाता है, जिसे फाइबर लेमिना या डेंस लेमिना भी कहा जाता है। जो अंदर की परत होती है उसे क्या कहा जाता है? फाइबर लेमिना या डेंस लेमिना। तो जो आंतरिक परत होती है बच्चों, वो क्या होती है? चिकनी प्रकृति की होती है। इसके अंदर कम से कम 300 एंगस्ट्रॉम मोटे रेशेदार समांगी पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, और इसलिए इसे सघन पटल भी कहा जाता है, फाइबर लेमिना भी कहा जाता है, या डेंस लेमिना भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना आंतरिक परत के बारे में। इसका जो काम होता है, जो आंतरिक परत का काम क्या होता है? सबसे पहले तो आंतरिक परत का काम यही होगा कि जो अंदर का जो पदार्थ है, जो अंदर का पदार्थ है उसे सुरक्षा प्रदान करना। क्या काम होगा? एक तो आंतरिक पदार्थ को क्या होगा? सुरक्षा प्रदान करना। आंतरिक आंतरिक पदार्थ को सुरक्षा प्रदान करना। एक तो काम हो गया इसका कि आंतरिक पदार्थ है ना उनको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक बच्चों, दूसरा काम इसका होता है कि गुणसूत्रों को आंतरिक सतह पर चिपका कर रखना। क्या बच्चों? दूसरा कार्य हो गया गुणसूत्रों को, गुणसूत्रों को अंदर की सतह पर अंदर की सतह पर चिपका कर रखना। चिपका कर रखना। और तीसरा इसका काम होता है कि केंद्र कला में वृद्धि करना। तीसरा, केंद्र कला में वृद्धि करना या ग्रोथ करना। तो आंतरिक परत के ऊपर जो रेशेदार समांगी पदार्थ होते हैं उसका काम हो गया। एक तो हो गया आंतरिक पदार्थों को सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा होता है गुणसूत्रों की वो अंदर की सतह पर क्या होता है? चिपका कर रखना, और तीसरा होता है केंद्र कला में वृद्धि करना। तो ये तो हो गए केंद्र की कला के कार्य, एक तो बाहरी कला के, एक अंदर की कला के। अब अपने आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट इसका है प्रीकेंद्रकीय अवकाश। प्रीकेंद्रकीय अवकाश कौन सा बच्चों? प्रीकेंद्रकीय अवकाश। ये अवकाश कौन सा होता है? बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच के अंदर जो स्पेस पाया जाता है, केंद्र की बाहरी तथा आंतरिक झिल्ली के बीच में जो स्पेस पाया जाता है
उस स्पेस को या उस अवकाश को क्या कहते हैं? त्रिकेंद्रिकीय अवकाश कहा जाता है। और यह कितना, लगभग ये 10 से 30 नैनोमीटर एनएम चौड़ा भाग होता है। कुछ कोशिकाओं में ये ज़्यादा भी पाया जा सकता है, 50 से 90 के बीच में भी पाया जा सकता है। 50 से 90 के बीच में भी ये पाया, कुछ सेल के अंदर, कुछ सेल में तो 10 से 30 एनएम चौड़ा होता है, नैनोमीटर चौड़ा होता है। इस त्रिकेंद्रिकीय अवकाश के अंदर में क्या होता है? सघन द्रव्य भरा रहता है, जो एंटीबॉडीज, लिपिड और क्रिस्टल होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? त्रिकेंद्रिकीय अवकाश है, उसके अंदर क्या भरा रहेगा? एक तो एंटीबॉडी, एक लिपिड वगैरह, तीसरा क्रिस्टल वगैरह, ये क्या होते हैं? इसके अंदर भरे हुए रहते हैं। तो त्रिकेंद्रिकीय अवकाश क्या होगा? बाहरी तथा आंतरिक झिल्ली के बीच में पाया जाने वाला स्थान होता है, जो करीब 10 से लेकर 30 या 50 से 90 एनएम चौड़ा होता है। इसमें एंटीबॉडीज, लिपिड और क्रिस्टल वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। तीसरा होता है बच्चों केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र होते हैं। अब इसमें क्या होगा बच्चों कि जो केंद्रक आवरण होता है, जो केंद्रक आवरण होता है, केंद्रक आवरण के अंदर क्या होते हैं? जगह जगह पर क्या होते हैं? पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? पोर या छिद्र पाए जाते हैं, जो कम से कम 10 से 100 एनएम चौड़े होते हैं, नैनोमीटर चौड़े होते हैं। और इन पर न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के फलक लगे रहते हैं। ये जो छिद्र है ना, ये एक सामान्य संरचना नहीं है। इसे माइक्रोस्कोप में देखें, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप में देखें, तो ये छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में क्या होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के फलक लगे रहते हैं। इन पे क्या होंगे? ये अपने छिद्र यहाँ पर देखे ना आपने, मान लो ये छिद्र है, तो इन छिद्रों पर क्या होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के कण होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? प्लग भी कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के किसके? न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के कण होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? प्लग कहा जाता है। और इसे, जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के प्लग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एन्यूलस भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? एन्यूलस। एन्यूलस। इसे क्या कहा जाता है? एन्यूलस कहा जाता है। अब ये एन्यूलस कहाँ पर होते हैं? केंद्रक छिद्र के ऊपर पाए जाते हैं। और केंद्रक छिद्र क्या होते हैं? 10 से 100 एनएम चौड़े होते हैं। और इन केंद्रक छिद्रों का कार्य भी क्या होता है कि केंद्रकीय द्रव्य को कोशिका द्रव्य में जाने से रोकना, या कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य में आने से रोकना, इसका क्या होता है? कार्य होता है। अब जो केंद्रक छिद्र होते हैं, एक तो ये हो गया केंद्रक छिद्र, और इसके अंदर क्या लगे रहते हैं? एन्यूलस लगे रहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के प्लग लगे रहते हैं। इन प्लग को क्या कहते हैं? एन्यूलस कहा जाता है। तो केंद्रक छिद्र और एन्यूलस, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पोर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या, कौन कौन से? एक तो केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र,
प्लस एन्यूलस, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पोर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये दोनों मिलकर पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये पोर कॉम्प्लेक्स का मुख्य काम होता है कि मुक्त न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक पर रोक लगाना। मुक्त न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक पर रोक लगाना कहने का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी पदार्थ बिना परमिशन के नहीं जा सकता। केंद्र की जो परमिशन होगी वही पदार्थ बाहर जाएगा, और जिसकी परमिशन है वही पदार्थ अंदर आएगा। बिना परमिशन के कोई भी पदार्थ का आवागमन इस पोर के द्वारा नहीं होता है। अब ये केंद्र छिद्र भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं? विशेष परिस्थितियों में ही खुलते और बंद होते हैं। क्या होते हैं? विशेष परिस्थितियों में ही खुलते और बंद होते हैं। और पदार्थों का विनिमय भी यहीं से होता है। ठीक, कुछ बड़े अणु होते हैं, कुछ छोटे अणु होते हैं, वो यहीं से ही आते जाते रहते हैं। इनका खुलना और बंद होना विशेष परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक बच्चों, और जब ये जो एन्युलस होता है, अब ये दो एन्युलस होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक छिद्र होते हैं ना, इसके ऊपर क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के अणु लगे रहते हैं दो, और ये दो अणु मिलके क्या होते हैं? एन्युलस बनाते हैं। और ये दोनों एन्युलस एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? डायफ्राम का निर्माण करते हैं। डायफ्राम का निर्माण करते हैं। अब इसके अंदर मैं बताता हूं, जैसे ये छिद्र है इस प्रकार, तो ये एन्युलस है। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? डायफ्राम का निर्माण करेंगे। और इसी की सहायता से क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का आदान प्रदान किया जाता है। तो बच्चों, आज अपने पढ़ा कि केंद्रक कला के बारे में पढ़ा कि केंद्रक कला में क्या होता है? दोहरी होती है, डबल लेयर होती है। बाहर की जो लेयर होती है वो क्या होती है? रफ होती है, लगभग 75 एंगस्ट्रॉम चौड़ी होती है। और इसके ऊपर क्या लगे रहते हैं? राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होती है। और आंतरिक परत होती है, ये परत होती है कि चिकनी प्रकृति की होती है, और इसके ऊपर प्रोटीन के रेशेदार समांगी पदार्थ चिपके रहते हैं, इसलिए ये प्रोटीन में तो सहायक नहीं होती है। क्यों? लेकिन इसका काम होता है गुणसूत्रों को चिपका कर रखना, आंतरिक पदार्थों को, जो आंतरिक पदार्थ है उसको, गुणसूत्रों को चिपका कर रखना, और केंद्र कला की वृद्धि करना, आंतरिक पदार्थों को सुरक्षा प्रदान करना, इसका काम होता है। नेक्स्ट आ गया, इसके अंदर जो दोनों लेयर होती है, दोनों लेयर के बीच में क्या होता है? त्रिकेंद्रकीय अवकाश पाया जाता है। त्रिकेंद्रकीय अवकाश 10 से 30 एनएम चौड़ा होता है। इसके अंदर भी क्या होती है? एंटीबॉडीज, लिपिड क्रिस्टल वगैरह भरे हुई अवस्था में रहते हैं। तो और तीसरा इसके अंदर चौथा पॉइंट आता है कि केंद्रीय छिद्र, केंद्रीय के छिद्र में भी क्या होता है कि कोई भी पदार्थ वैसे तो आ जा सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के क्या होते हैं? प्लग लगे रहते हैं, जिसे एन्युलस कहा जाता है। और दो एन्युलस मिलकर क्या करते हैं? डायफ्राम का निर्माण करते हैं, जिसकी सहायता से कोई भी पदार्थ अंदर आना जाना मुक्त अवस्था में नहीं कर सकता है। तो मुक्त न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म पर ये रोक लगाने का काम किसका होता है? एन्युलस का होता है, डायफ्राम का होता है। और केंद्र की बिना परमिशन के कोई भी पदार्थ न तो अंदर आ सकता है, न अंदर से बाहर जा सकता है। तो ये, तो आज अपने ये आप अपना टॉपिक हुआ केंद्रक कला के बारे में। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे केंद्रक द्रव्य। कौन सा? केंद्रक द्रव्य। इसका अपने अध्ययन कब करेंगे। ठीक बच्चों,
आशा है आपकी ये सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक।